नमस्कार। यह है भारतवर्ष विद वरुण सिंह। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे अधिवक्ता जिन्हें देश में लोग आम जनता के या कहते हैं कि पब्लिक के वकील या पब्लिक के लिए वकील। मेरे साथ आज हैं मुंबई से बहुत ही सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार वरुण जी। नमस्कार सर। सर, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास, आपने भी वकालत पढ़ी, आपके पास भी ऑप्शन था कि आप भी बड़े महंगे महंगे वकील बन सकते थे, तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो उस वक्त बहुत ग्लैमराइज प्रोफेशन नहीं था, आपके आने के बाद शायद उसमें थोड़ा ग्लैमर ऐड हो गया, तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों बने और उस वहां तक का सफर आपका कैसा था? वरुण जी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और जब मैं साइंस जलगांव में पढ़ता था तो जलगांव में मैंने कई ऐसे मर्डर्स देखे और बाद में मैंने देखा कि वो गुनहगार छूट गया और आम जनता ऐसे गुनहगार को डरती थी। और इसलिए उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि अगर मैं वकील बनूंगा तो पब्लिक जिसे चाहती है, जिसे गुनहगार के मन में डर पैदा हो, इस प्रकार का मैं वकील बनना चाहिए। और इसलिए मैंने खुद एक डिसीजन लिया था कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनूंगा। आज तक मैंने ये मेरा प्रिंसिपल मेरे लाइफ में बरकरार रहा और मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि मैंने आज तक किसी गुनहगार का वकील पत्र नहीं लिया, ना गुनहगारी के उसको डिफेंड किया है। अच्छा सर, आपने एक चीज़ कहा कि लोग डरते थे और इस कारण भी बहुत सारे गुनहगार छूट जाते थे, तो आपने तो ऐसे ऐसे केसेस लड़े हैं जहां जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, चाहे वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसके बाद के जितने भी ट्रेन ब्लास्ट रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं बात करूं तो 26/11 कसाब को कहा जाता है कि फांसी हुई तो उसके कारण आप हैं। तो वो जो डर की बात होती है, आपको देख के लगता नहीं है कि आप डरे होंगे, पर कहीं ना कहीं से कोशिश तो की गई होगी कि आपको डरा दिया जाए। वरुण जी, अपने लाइफ में ऐसे कोई घटना होती है, मैं वो घटना नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कोई किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जो मैं केसेस जीतता हूँ वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, मेरे जो साधारण पुलिसकर्मी हैं उनकी भी मेहनत रहती है, उनका इन्वेस्टिगेशन, मेरा सिर्फ चेहरा रहता है। लेकिन जहाँ तक डरने का सवाल है, ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरा जन्म भी हनुमान जयंती को हुआ है और मैं हमेशा ही, मेरी माँ भी मुझे कहती थी, जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ वो डॉक्टर भी कहते थे कि आपका बच्चा ये हनुमान होगा। और मुझे लगता है कि आज गुनहगार के मन में कानून का डर मैं पैदा कर सका हूँ, इसका मुझे बहुत अभिमान और गर्व भी है। सर, मुंबई ब्लास्ट की बात करते हैं। मुंबई ब्लास्ट के वक्त बहुत सारे पेचीदे संभवता भी आई थी उस वक्त, खास करके जिस तरीके से संजय दत्त की बात करते हैं, मुश्किल था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। उस वक्त संजय दत्त को हर कोई बचाना चाहता था, उससे गलती हुई, एक इसका प्रकार एक दलील दी जाती थी। मैंने कहा कि हाँ, गलती भी हुई, लेकिन गलती की तो उसे शासन तो जरूर मिलेगा। अगर मैं कुछ उसे कंसेशन दूंगा, अगर मैं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लूंगा, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर बाकी के मुलजिमों को भी देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है, कानून दुजाभाव नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने साफ कह दिया था कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा होगी। ये मेरा प्रिंसिपल है। जो बेगुनाह है उसे मैंने छोड़ने की कोर्ट को दरखास्त भी की है। ऐसे कई मामले हैं कि जब लगा मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद में, चार्जशीट फाइल करने के बाद, कि इस मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको चार्जशीट में दर्ज, उनका नाम ले लिया, तो मैंने कोर्ट को कहा दिया कि इसको बाइज्जत रिहा किया जाए, और कोर्ट ने किया भी है। तो ऐसे कई मामले हैं जहां 93 बॉम्ब ब्लास्ट था, बाकी के कुछ मामले थे, ऐसे मैंने कई कड़ी भूमिका हमेशा स्वीकारी है और मुझे सार्थ उसका अभिमान भी है। सर, एक
पिक्चरों की वजह से खास करके ये लोगों के मन में आता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसे पगार बहुत कम मिलती है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, तो चलो कहीं यहाँ वहाँ से घूस दे के पैसे दे के बरगला लेते हैं, अपने तरफ कर लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ और आपने कैसे, मतलब इनकार करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, पैसे आपने कैसे किया? नहीं, देखिए दो बात कहता हूँ। पहली, जो भी सरकार मुझे फी देती है वो प्राइवेट लॉयर से कम होगी, लेकिन सरकार भी मुझे कम नहीं देती। और आदमी को जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन मेरा आज इतना प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल की वजह से मेरे आसपास भी कोई नहीं आ सकता कि निगम साहब ये काम कर लो, ये ले लो, ऐसे किसी की मजाल नहीं है। पर कभी शुरुआत में ऑफर किसी ने करने की कोशिश की, आपने कैसे नकार? बड़े बड़े मामले चलाते हैं तो लोगों का स्वाभाविक लगता है बिल्कुल। लेकिन देखिए, मुलजिम को भी पता रहता है, हर कोई मुलजिम को तो आपके बारे में कुंडली पा रहती है उसकी, कि ये सरकारी वकील कैसा है, क्या ये सरकारी वकील करप्ट हो सकता है, क्या उसको कोई वाइसेस है, क्या कुछ शराब का नाद है, और कहीं ऐसे। तो जेल में तो भाई वो अलग तरह रहता है, तो उनके पास सबकी कुंडली रहती है। लेकिन मैं कहूँगा कि दावे के साथ कहूँगा कि ना किसी ने मेरे पास ऐसा अप्रोच करने की कभी भी कोशिश नहीं की, और ये सभी को पता है कि मैं किसी से ऐसा एक्सेसिबल नहीं हूँ। ओह सर, पहला केस, आप ट्रायल कोर्ट में ज़्यादातर रहते हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट हो। जो लोग सुन रहे हैं, ट्रायल कोर्ट वो होता है जहाँ पे जैसे ही मुजरिम को अरेस्ट किया जाता है उसके बाद में ले जाया जाता है, जिस तरीके से कसाब का केस था। सर, कसाब के केस में केस चलाने की क्या ज़रूरत थी? ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है उस वक्त बहुत से लोगों ने आपसे कही होगी। नहीं, इस देश के, आपने बिल्कुल सही कहा, इस देश के बड़े बड़े वकीलों ने कहा था कि कसाब को क्यों ट्रायल चलना चाहिए, क्यों खर्च करना चाहिए, कसाब को तो जिंदा पकड़ा गया है। लेकिन तभी उन लोगों को मालूम नहीं है कि कसाब की ट्रायल हमने हमारे कानून के मुताबिक चला के एक पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। मुलजिम कोई भी हो, कहां का भी हो, उसे पूरी तरह से न्याय मिलेगा। कसाब को अगर हम पूरी ट्रायल नहीं चलाते, अगर उसको फांसी ऐसे ही दे देते थे, तो क्या होता था? 9 आतंकवादी तो मारे गए थे, एक कसाब आतंकवादी मारा गया था। हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है, और आज भी कुछ लोग कहने वाले हैं कि कसाब कोई कसाब नहीं था, ऐसा ही था, ये भी कहने वाले। अच्छा, वो ये मानते नहीं है जो शूट कर रहा था वो कसाब वही कसाब था? नहीं, लोग देखिए, कुछ है, चंद लोग हैं ऐसे 1-2 लोग मुझे मालूमात है कि जिन्होंने किताब भी लिखी थी। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि उन लोगों को मालूम नहीं। आज देखिए, दुनिया में इवन पाकिस्तान भी नहीं कहता कि कसाब को तुमने न्याय नहीं दिया। देखिए, आज तक हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इसकी हमारी आलोचना की नहीं की। पाकिस्तान ने कहा कि उसको तुमने बिना इंक्वायरी मार डाला, नहीं मारा, क्योंकि हमने ये ट्रायल पूरी ओपन कोर्ट में चलाई, नंबर 1। नंबर 2, कसाब की ट्रायल पूरी तरह से चलाने से हमें फायदा क्या हुआ? देखिए, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आज तक देश में जो भी आतंकी हमले हुए, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कहीं भी हो, उसमें पाकिस्तान से आतंकवादी को ट्रेन किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर ये आतंकवादी आते थे। हमारे लोगों को उन्होंने आतंकवादी बनाया था, ये भी बात सही है, क्योंकि हमारे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया जाता था। तो इसलिए जब हमारे लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई कि नहीं, पाकिस्तान ये बड़ा गंदगी कर रहा है, एक बाइफर्केशन, पोलराइजेशन कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेज दिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 10 आतंकवादी, जिस ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा, जिसे आज जमात दावा कहा जाता है, ये जमात दावा और ISI की क्या सांठगांठ है, ये भी मैंने हमारे कोर्ट में एस्टेब्लिश कर दिया। डेविड हेडली का हमने गवाही ली थी, और डेविड हेडली ने किस तरह से गवाही दी है, डेविड हेडली ने क्या क्या सबूत दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए। तो कसाब की ट्रायल हमने पूरे दुनिया के सामने, पूरे कसाब को वकील देख के हमने क्या साबित कर दिया? तो हमने ये साबित कर दिया कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। अगर हम सिर्फ घिसाड़ घाई में अगर कसाब को फांसी दे देते तो ये कसाब कहां से आया, इस पर भी बवाल मच जाता था। और इसलिए हमने कसाब का आना का ओरिजिन पाकिस्तान से
और दुनिया ने भी पूरी मान लिया। और उसके बाद ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पूरी पाकिस्तान की आर्थिक मदद भी रोक दी थी। ये पहला कसब 2026-11-2008 के बाद ये हमारा देश का एक पहले ऐसे केस थी कि जिसके आधार के बलबूते पर आज हमने ये दुनिया में साबित कर दिया था कि हमारे देश में जो भी आतंकवाद होता है, आतंकवादी कराता है, जो हमारे लोगों को भड़काता है, वो पाकिस्तान से उसे पेट्रोल मिलता है। और इसलिए ये बात, ये हमारी बड़ी कामयाबी है। कई लोगों मानते नहीं है, उन लोगों को बेचारे को मालूम नहीं है। मैंने कई बार कहा है। और इसलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें टेररिस्ट को कॉम्बैट करना है तो पॉलिटिकल विल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब जैसे मैं कहूंगा, आज ओपनली मैं कहता हूं कि जब डेविड हेडली की गवाही लेनी थी तो डेविड हेडली की गवाही नहीं ले सकते, हो नहीं सकता। हमारे कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर कहते थे मुझे। और देवेंद्र जी को मैंने ये जब बताया कि हमें डेविड हेडली का एविडेंस लेना है कि सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, कांटों से कांटा निकालना होगा। और इसलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और डेविड हेडली की 8 दिन में गवाही लेता था बंबई के कोर्ट में। ये पहली बार दुनिया में हुआ। ये कब की बात है, कौन सा ये 2010-11-12 की बात है। कसब को फांसी देने के बाद की बात है। और डेविड हेडली की गवाही लेने से हमें जो फायदा हुआ है कि पूरा दुनिया मानती है कि भारत में आतंकवादी क्यों थे। उसके बाद देखिए 2008 के बाद कुछ हुआ हमारे देश में? कोई मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। सर, आपने तो कह दिया कि पाकिस्तान ये, पर एक आम जनता में एक बहुत राय थी, एक रूमर कहे या ऐसे कहें कि लोगों में था कि इंटरनल सपोर्ट भी था। कभी कभी कुछ नजर आया? क्योंकि केस इतने लंबा आपने चला। ये बिल्कुल झूठ है। इस ट्रायल के बारे में पूरी मुझे जानकारी है। मैं ऐसा एक शख्स हूं और 2-3 हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं कि जिनको पूरी ये इसके बारे में मालूम है कि ये कहां साजिश हुई, साजिश के मुताबिक कहां आए, क्या उनको लोकल सपोर्ट था। बिल्कुल ये बात झूठ है। कुछ लोग डेलिबरेटली ये फैलाते हैं कि इनको इंटरनल सपोर्ट था, बिल्कुल नहीं। और ये स्पॉट पे, टारगेट प्लेसेस पे कैसे गए? ये डेविड हेडली यहां आया था 26/11 के पहले। डेविड हेडली आया था। जो कलावा हम पहनते ये अरे भाई, उन्होंने तो ड्रामा किया था। अगर पकड़े गए तो दिखाया जाए कि वो पाकिस्तान वाले नहीं है। ये इसलिए उन्होंने सिद्धि विनायक से ये रेड थ्रेड लिया था। ये डेविड हेडली ने खुलासा कर दिया है। और इसीलिए डेविड हेडली की गवाही बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने रखती सर, कंट्रोवर्शियल बताओगे कि नहीं पता नहीं, कसाब को कहाँ दफनाया बाद में, कुछ आइडिया? है। नहीं, देखिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहां किया? किसने पूछा अमेरिका को? नहीं पूछा ना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को आज भी अमेरिकन प्राइड मानते। अमेरिका क्या एक ही आदमी ने, कोई इंसान ने इस तरह के सवाल मीडिया ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी ये बड़ी अहम चीज है। और इसमें तो कई राज मुझे मालूम है, जो राज मैं कभी नहीं खोलूंगा। आप चाहे कितने भी मुझे सवाल कर लो, क्रॉस एग्जामिन कर लो, नहीं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि देश में आपको जब डेविड हेडली की बयान लेना था, विटनेस में कटघरे में खड़ा करना था, तो देवेंद्र फडणवीस ने मदद की। नेशनल गवर्नमेंट जो उस वक्त थे उसने भी आपकी सहायता की। सर, एक चीज़ है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि अब शायद मिलॉर्ड बोलते बोलते अब सभापति जी, अध्यक्ष जी, उसको लेकर क्या आपका कहना है कि पॉलिटिक्स के तरफ? क्योंकि आपने इसके पहले जितने भी बयान दिए हमेशा पॉलिटिक्स को एक तरफ रखा है, कहा है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, पर बहुत अभी क्या आपका? देखिए, हर कोई व्यक्ति के डेस्टिनी में क्या लिखा है ये सिर्फ भगवान जान सकता है, और इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मेरा ये फंडा रहा है मेरे लाइफ में कि जो देश के खिलाफ गुनाह करेगा वो मेरा पर्सनल गुनहगार बनता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। और इसलिए मैं इसमें बहुत इससे ये प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ हूं। और इसलिए आज तक ये देखिए, आज देश में, हमारे महाराष्ट्र में भी कई ऐसे मोर्चे निकलते हैं कि भाई वी वांट उज्जवल निकम। मैं बड़े गर्व से नहीं कहता हूं, लेकिन लोगों का विश्वास और श्रद्धा, ये जो आपको बरकरार रखना, ये बड़ी चीज है। और इसीलिए
अभी तो मैंने कई सालों तक मैं ये वकालत करता हूँ सरकार की, यानी पब्लिक पर, सरकार कौन सा भी रहो, मैं हर सरकार का सरकारी वकील रहा हूँ महाराष्ट्र में, और कोई ऐसे मेरे कोई जाति दुश्मन नहीं है। और इसलिए जो सरकार गुनहगार के खिलाफ काम करती है उस सरकार को मैं पार्टी सपोर्ट करता हूँ। 2014 से आपने खुद ही कहा कि कोई बहुत बड़ी आतंकी हमला नहीं हुआ है इस देश में, और खास करके मेट्रो सिटीज़ में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप ये सरकार जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है नेशनल लेवल पे, उसको आप कैसे रेट करते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात तो मैं बिल्कुल साफ कहूँगा, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने कठोर कुछ फैसले लिए हैं, मैं बहुत सराहना करता हूँ उनकी। मैं बहुत बरकाई से देखता हूँ कि देखिए, आज यूक्रेन और रसिया दोनों से हमने दोस्ती रखी है, कूटनीति का भाग होगा, लेकिन ये दोनों देशों को मनाना कि आप युद्धबंदी कीजिए, क्योंकि आपके देश में कुछ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, पाकिस्तान के पढ़ते, बांग्लादेश के पढ़ते, अफगानिस्तान के पढ़ते, उनको रिस्पेक्टिव कंट्री में वापस जाने दें। ये हमारी प्रधानमंत्री के दरखास्त के वजह से दोनों कंट्रीज ने, यानी रशिया और यूक्रेन ने सीज फायर किया, और हमारे बच्चे लोग, पाकिस्तान के बच्चे लोग, बांग्लादेश के बच्चे लोग उनके देश में चले गए। ये बड़ी कामयाबी है। यही इसलिए है, हमारे कुछ कतार में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को फांसी दिया गया था, एक्स आर्मी ऑफिसर्स को। प्रधानमंत्री ने समझाया कि भाई जो है ये नेवी के तो बाकायदा रिटायर होने के बाद है, वो कहाँ जासूस कर सकते। ये जो मैं कहता हूँ कि ये देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, और इसलिए मैं बहुत मोदी जी को भी मानता हूँ इसी वजह से कि तुम्हारा एक निर्धार पक्का है, देश की दुश्मन तुम अपना दुश्मन मानते, जो मेरा लाइफ का मोटो है। यानी आपके लिए जो देश का दुश्मन है वो निजी दुश्मन है। बिल्कुल निजी दुश्मन है। पर ये जो हम बात कर रहे हैं खास करके क्रिमिनल्स की, हाल ही में बहुत प्रख्यात वकील भी हैं, एक्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉ में बहुत जाने माने नाम है, पी चिदम्बरम जी खुद भी जेल जा चुके थे करप्शन के केसेस में। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो वो बेल नॉट जेल, ये वाला जो फॉर्मूला है उसे अपनाएंगे। आमतौर पे कहा जाता है कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं जिनको बेल नहीं मिलती, पर आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये होना चाहिए कि कोर्ट में कोई भी आया तो उसको कोर्ट इमीडिएटली बेल दे दे? देखिए, ये पॉलिटिकल फंडा उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये बात कही क्या नहीं कही, लेकिन बेल एंड नो जेल, इस प्रिंसिपल से मैं प्रिंसिपल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे गुनाह देखे हैं जिस ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सर्कमटेंशियल एविडेंस देता है, पुलिस को कुछ आरोपी से पूछताछ करनी पड़ती है। अगर आप उनको बेल पे दिया जाएगा तो उनको वो तो कभी उनको एक लगेगा कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और इस वैयक्तिक तौर पर मैं कहूँगा कि ये बेल एंड नो जेल जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें लिखा है, कृष्णा अय्यर ने भी लिखा है, जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने कहा, वो ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है वो देखना चाहिए। अगर आप कहोगे कि टेररिस्ट एक्ट में उसको बेल पे दे दो, जेल में मत रहने दो, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये ऑफेंस की ग्रेविटी, हाँ अच्छा, हमारा कानून है माइनर ऑफेंसेस में, सरकार ने भी कहा है, कानून भी लाया है कि अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जिस गुनाह के 7 साल के अंदर भी सजा है उसके लिए इमीडिएट अरेस्ट की जरूरत नहीं, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। कोर्ट हमारी आज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। उन्होंने कुछ क्या कहा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस प्रिंसिपल से सहमत हूँ। सर, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको आने की जरूरत है? देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स तो कुछ लाए हैं सरकार ने, फिर भी उस पर और संशोधन करने की बहुत जरूरी है। जो भी अभी जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए हैं सरकार में, उसमें सिर्फ नाम कुछ चेंज किए हैं, लेकिन उसमें और संशोधन करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और आने वाले काल में देश में ज़रूर होगा, ये मेरी इच्छा है। अच्छा सर, वापस से पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि आपका नाम बहुत चर्चा में है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैनिफेस्टो क्या होगा आपका? क्या कौन से पॉइंट्स के साथ आप जनता में जाएंगे कि हाँ भैया
उज्जवल निकम है तो ये होगा। नहीं देखिए, ये तो मैं आज ये तो बहुत प्रीमेच्योर होगा ये ऐसा कहना, क्योंकि राजनीति से मैं अब तक तो दूर हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो आम आदमी के लिए जो भी काम करना होगा मैं ज़रूर करूँगा। आम आदमी का कानून पर विश्वास बरकरार रखना ये मेरी कोशिश रहेगी। और अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि सरकार इससे ज़रूर ये इस पर ध्यान दे, सरकार देती है और मजबूती से कानूनन के सबक का माना से दे, इसलिए मेरी ये कोशिश रहेगी। सर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर स्टेट का बहुत प्रेशर होता है, आपने कभी फेस किया? नहीं देखिए, ये मैंने क्या प्रेशर सहन किया क्या नहीं, ये बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। पर कभी और किसी ने कहा कि ये केस प्रोफेशनल मत लड़ो। नहीं, प्रोफेशनल हजार स्तर होते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कैसे चलाते? हाँ, ये बहुत अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूंगा आपको ये ट्रायल में ये हुआ है और मैंने ये किया तो आपको मेरे बारे में अच्छा लगेगा, लेकिन उससे किसी का ईगो और बाकी के लोग जो बनना चाहते उसको लगेगा ये फील्ड अच्छा नहीं है, इसमें ये पॉलिटिकल कंपल्शन आ जाते। ऐसा कुछ आता नहीं है। अगर आप साफ हो, आपकी नीयत साफ हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कंपल्शन आ नहीं सकता है। कोसों दूर तक ये नीयत उनकी चली जाती है। अच्छा, यानी एक वकील अगर सच्चा है तो आपको जस्टिस दिला देगा। सिर्फ सच्चा नहीं, सिर्फ प्रामाणिक नहीं, उसके एफर्ट्स में भी दिखना चाहिए। और मुझे गर्व इस बात का है कि महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ, नागपुर से तो भंडारा से तो कोल्हापुर तक आज मेरे ट्रायल चालू है। बिल्कुल। और सभी ट्रायल के लोगों के मांग पर ही सरकार ने मुझे अपॉइंट करती है। और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनको हमेशा पब्लिक कहती कि इनको अपॉइंट करो, इनको अपॉइंट करो। ये मेरी बड़ेपन नहीं है, बिल्कुल, ये कानून का प्रति विश्वास है। और कानून का प्रति विश्वास, एक कानून का सोल्जर रहने के कारण मैं ये काम करता हूं। और मेरे पुलिसकर्मी को उनको ट्रेन करना, जो भी पुलिसकर्मी मेरे साथ में काम करते हैं उन पे एक विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, आज से हम ये बड़ा ट्रायल का भी, ये बड़े गुन्हे का भी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये विश्वास पुलिसकर्मी में पैदा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट आज चीज है। सिर्फ उनको ट्रेन नहीं, सिर्फ तुमको उनको सिखाते पढ़ा के नहीं हो सकता है, अपने पास लेके उनको कानून की बरकाई समझाना और किस तरह से तुमको यू हैव टू एंटिसिपेट सो मेनी थिंग्स। मैं लॉजिक को बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करता हूं और मेरा दावा हमेशा ये रहता है, मैं जिस व्यक्ति को देखता हूं, जिसका चेहरा देखता हूं, उस व्यक्ति के विचार क्या है वरुण जी, मैं पहचान सकता हूं। आपकी कोशिश रही है कि पत्रकार के रूप से आप मुझे कॉर्नर करो, ये तो कोशिश तो होगी ना आपकी। बिल्कुल। तो ये मैंने एंटिसिपेट करना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से ये विद्या मुझे अवगत है। सर, एक सवाल में रह गया था पूछने के लिए कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने 12 की जगह पे 13 बॉम्ब ब्लास्ट बोल दिया था और बाद में उन्होंने अपने बुक में खुद से भी एडमिट किया कि भाई मैंने जो 13वां बॉम्ब ब्लास्ट था वो एक मुस्लिम एरिया में हुआ है, मैंने ऐसे कहा था ताकि लोगों के अंदर, मतलब मैंने झूठ कहा था। ये बात शरद पवार जी ने एडमिट की थी। इससे केस के इन्वेस्टिगेशन में या उस वक्त कोई मतलब कहीं आपको ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली जब 13 बॉम्ब ब्लास्ट कहा तो कुछ तो हुआ होगा उसका। नहीं, देखिए, कई बार पॉलिटिकल लीडर्स कई बार बातें कहते हैं, पॉलिटिकल जुमला भी उसे कहा जाता है, और ये पॉलिटिकल जुमले और इस प्रकार से कहना, ये अलग अलग उसका पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। देखिए, उनका मकसद एक साफ रहता है। मकसद साफ ये रहता है कि भाई जनता में किस प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए, कुछ इंटरनल वॉर नहीं होना चाहिए। अगर ये कोशिश पॉलिटिकल नेता करते होंगे तो मुझे लगता है इसमें कहीं गलत नहीं है। क्योंकि मटन बिरयानी मैंने भी कहा था कि जब मीडिया मुझे पूछ रही थी कि कसाब की आंखों में पानी आया, कसाब ने ये कहा, कसाब तो एक फुट सोल्जर है, बड़े बड़े आका तो उनके पकड़े गए नहीं। मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, आप लोग मीडिया लोग घुमाते रहे, मीडिया मटन बिरयानी कसाब को दे। फिर असली में मैंने कोर्ट में भंडाफोड़ खोल दिया कि ये कुछ नहीं, हमने बोला था। क्यों बोला था? मैंने झूठ बोला नहीं। एक गनीमी कावा जिसे कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गनीमी कावा है, वो हमें इस प्रकार का पॉलिटिकल लीडर भी कभी कभी गनीमी कावा कह देते हैं। उनके मकसद को देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सर,
आज देश का डेवलपमेंट आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, पहले मैं के खुश हूँ। मुकाबले अभी? मैं बिल्कुल खुश हूँ देश का डेवलपमेंट। और देश का डेवलपमेंट एक अच्छी तरह से हमारे देश की जो छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बनी हुई, वो बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री और उनको सब साथियों को इसके बारे में बहुत मानता हूँ कि आप लोगों ने हमारी देश की छवि इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की है। देखिए हमारे देश में देखिए मैं आदमी हूँ, गलती होना ये मेरा मानवीय स्वभाव है, लेकिन गलती सुधारना ये भी बहुत जरूरी है। कुछ गलतियां होती है, नहीं है ऐसी नहीं है, उन्होंने से भी हुई है, उनसे भी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारा देश का नाम आप सभी लेते हैं। हम रशिया से दोस्ती रखते हैं, रशिया से हमारी डिफेंस मशीनरी आती है, अमेरिका नाराज नहीं होता है, अमेरिका ये नहीं कहता है, यूक्रेन हमें मानता है। देखिए ये बड़ी कामयाबी हमारी सरकार की है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्टेबिलिटी हमारी बन रही है वो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे। आप उम्मीद करेंगे कि स्टेबिलिटी कायम रहे? बिल्कुल स्टेबिलिटी कायम रहनी चाहिए, और देखिए सबको विश्वास में लेके हम स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और स्टेट में आप इतने सालों से रहे हैं, स्टेट में देवेंद्र फडणवीस डीसीएम हैं और अभी जो सरकार है, आपने हमेशा कभी भी हिचकिचाहा नहीं? इसके पहले भी जो सरकार थी, आपने जो भी मन में था आप बोलते आए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया है, आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने अभी कई सवाल मैंने स्पष्ट रूप से कई सवालों का जवाब भी दिया। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में आप लोगों ने भी मुझे कई सवाल पूछे थे, लेकिन हमारी घटना क्या कहती है, हमारे घटना का शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस पवित्र उद्देश्य ये घटना लिखी है, उस घटना के उद्देश्य से क्या होता है क्या नहीं है, और उसका जो भी काम करता है, जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इंटरप्रिटेशन करने वाले हमारे कोर्ट है। आज हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है। देखिए हमने कसाब के लिए 2 वकील दिए थे, एक वकील नहीं। सरकार की तरफ से मैं अकेला केस चलाता था, लेकिन जानबूझकर हमने सरकार से दरखास्त की कि कसाब के लिए 2 वकील देना, कि ताकि किसी को एक विश्वास सब लोगों में पैदा हो कि कसाब को भी न्याय मिल रहा है। और देखिए कसाब के बारे में मैंने पहले भी कहा कि कसाब को फांसी के बाद पूरी दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ट्रायल नहीं चलाएगी। आज मुझे बताओ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जिन्होंने ये साजिश रची थी। अमेरिका में जो 9/11 का दहशतगर्द ये हुआ 9/11 का, उसमें क्या हुआ पता नहीं है ट्रायल के बारे में। हाँ, आज भी कोई नहीं जानता कैसे कोई हुआ, नहीं क्या हुआ। जानता, बहुत सारी हमारा थियरीज है देश में हमने ये करके दिखाया कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, सब कुछ पता ये है। सब है। तो थियरीज को फुल स्टॉप लगवा दिया आपने, और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोलती बंद भी करा दी। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में है, ये मैं नहीं, अधिवक्ता कह रहे हैं। और ऐसे अधिवक्ता जिनकी जनता सुनती है, जिनको जनता चाहती है कि वो केसेस लड़े, वो ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जेल पहुंचाया है जिनको हर कोई चाहता था कि वो जेल में जाए। कसाब को फांसी मिले, ये हम में से हर वो व्यक्ति चाहता था, क्योंकि हर किसी ने उसे देखा था। भले कई लोगों ने कहा था कि केस चलाने की क्या ज़रूरत है, पर जैसे निकम साहब ने अभी बताया कि केस चलाने की क्यों ज़रूरत थी। उम्मीद करते हैं कि इनका जो नया पड़ाव होगा, यदि राजनीति में होगा, तो वहाँ पर भी इसी ईमानदारी के साथ हमारे सामने होंगे और लोगों के प्रश्न को सुलझाएंगे, हल करेंगे। सर थैंक यू, धन्यवाद फॉर टॉकिंग। धन्यवाद।